हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 11 के एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस चैप्टर में आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो। तो अभी तक बच्चों हम लोग क्लास 11 के दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर था मोशन ए स्ट्रेट लाइन जो हमने लास्ट लेक्चर में विद न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया था बच्चों। फिर आपका क्लास 11 में थर्ड चैप्टर होता है बच्चों मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये एक टॉपिक एक्चुअली मोशन इन अ प्लेन के अंदर आता है। तो आप सोच रहे हो कि मैंने चैप्टर का नाम मोशन इन अ प्लेन क्यों नहीं लिखा है, तो बेसिकली मैं बता दूं बच्चों, तो थर्ड चैप्टर क्लास 11 का मोशन इन अ प्लेन में तीन टॉपिक आते हैं बच्चों। हम तीन टॉपिक कवर करते हैं। पहला टॉपिक होता है वेक्टर्स, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूं कि मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो मोशन है प्लेन के स्टार्टिंग में एक टॉपिक आप पढ़ते हो वेक्टर्स, फिर वेक्टर के बाद एक मेजर टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद एक टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो बच्चों हमारा मोशन है प्लेन का जो पहला टॉपिक है वेक्टर्स। तो वेक्टर हम लोग ऑलरेडी है ना कर चुके हैं बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट में आप चेक करना। मैं बहुत से लेक्चर में ये बात बोल चुका हूं कि वेक्टर आपका हम लोग पहले कर चुके थे, क्योंकि वेक्टर टॉपिक हमने इसलिए भी पहले करना था क्योंकि सेकंड चैप्टर मोशन है स्ट्रेट लाइन में, जैसे हमने आपको याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करे बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन के करे या एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चन करे, तो उसमें आपका वेक्टर का यूज था। तो इसीलिए हमने वेक्टर का जो लेक्चर था पहले ही कर लिया था बच्चों। ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें वेक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विद न्यूमेरिकल थ्योरी सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो ठीक है, तो इस चैप्टर का एक्चुअली ये चैप्टर नंबर थर्ड है मोशन है प्लेन। तो पहला टॉपिक वेक्टर है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो वेक्टर के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल इसके डेरिवेशंस वगैरह पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव जेई और नीट में भी ऑलमोस्ट है, मतलब लगभग हर साल में या एक आध साल छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन एक जरूर आता है बच्चों जल्दी। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने समझने के प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए, तो पहली टॉपिक इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कि प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है ना। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है, पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। तो पहली बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, हम बोल रहे हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले आपने ये समझना कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों, पहले मैं एक बार बोल दे रहा हूं प्रोजेक्टाइल की जो डेफिनेशन होती है, फिर उस बात को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्रोजेक्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी, एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस एंड देयर आफ्टर, मतलब फेंकने के बाद, एंड देयर आफ्टर इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को कहते हैं जिस बॉडी को हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब देखो प्रोजेक्शन और ड्रॉपिंग में फर्क होता है। अगर मैं ऐसे इस मार्कर इसको गिराता हूं पेन को, तो ये तो ड्रॉपिंग है, ये प्रोजेक्शन नहीं बच्चों। प्रोजेक्शन का मतलब आपने बॉडी को फेंकना है और फेंकते टाइम कुछ स्पीड होगी मोर और लेस। तो कहते हैं प्रोजेक्टाइल वो बॉडी होती है जिस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस। आपने उसको फ्री स्पेस में फेंकना है, ऐसा नहीं ग्राउंड में आपने रोल कर दिया, ऐसा नहीं, रोलिंग नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्टाइल वो बॉडी है जिसको आपने फ्री स्पेस में फेंकना है, और फेंकने के बाद बॉडी कैसे मूव करेगी, अंडर ग्रेविटी मूव करनी चाहिए, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी होनी चाहिए। जैसे सपोज मैंने कहा प्रोजेक्टाइल क्या नहीं है, जैसे अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं तो ये ड्रॉपिंग है बच्चों, प्रोजेक्शन नहीं है। या मैं एक बॉल को क्या करूं, ऐसे ग्राउंड पे ऐसे रोल कर दूं, या मैं एक बॉल को अलोंग द ग्राउंड किक कर दूं, तो जब मैं बॉल को किक करूंगा तो मोशन फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगी बच्चों। ठीक ना, तो कंडीशन है कि मोशन क्या होना चाहिए, अंडर ग्रेविटी, मतलब मोशन किस में होनी चाहिए, फ्री स्पेस में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर बोल रहा हूं, तो क्या बोला मैंने कि प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, और प्रोजेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं बच्चों। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दूं, हो सकता है मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दूं, या वर्टिकल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दूं, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दूं। तो प्रोजेक्ट करने के डिफरेंट तरीके, हम कौन कौन से तरीके पढ़ेंगे वो आगे हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो एक लास्ट टाइम फिर बोल दे रहा हूं, क्या बोला मैंने कि प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस एंड देयर आफ्टर, मतलब फेंकने के बाद, देयर आफ्टर इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं।
जैसे आपने देखा होगा बहुत सी, जैसे आपने थे ना जैसे हम बहुत से गेम्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं, जैसे मान लो क्रिकेट में एक बैट्समैन ने हिट किया और ग्राउंड्समैन ने, जो भी फील्डर था, उसने बॉल है ना कैरी की, बॉल कैरी करने के बाद उसने क्या किया, मान लो किसी को कीपर को थ्रो किया, तो क्या होता है, वो बॉल को फेंकता है ना बच्चे ऐसे, ठीक है, बॉल फेंकने के बाद क्या होता है, एक पाथ में मूव करती है और कीपर उसे कैच कर लेता है। तो बॉल को फेंक रहा है ना, किसी एंगल पर फेंक रहा है या शॉर्ट, मान लो कि पास में अगर कोई दो फील्डर है तो कभी हम बॉल को सीधे फेंक देते हैं तो बॉल सीधे वो कैरी कर लेता है, या मान लो बहुत दूर से फेंकते हैं तो किसी एंगल पर फेंकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, तो बॉल जिसको आप फेंक रहे हो वो क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस एंड देयर आफ्टर इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, ठीक है। अच्छा, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो स्टोन हो सकता है, बॉल कुछ भी हो सकती है, और ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी, प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है बच्चों, प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज projected in free space, which is projected in free space, which is projected in free space, and thereafter project करने के बाद, and thereafter it moves under gravity, it moves under gravity। समझ रहे बच्चों, तो हमने लिखा प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस एंड देयर आफ्टर इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। तो उस बॉडी जिसको हम फेंकने से प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। और इस बॉडी की मोशन को, इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन is called projectile motion. This type of motion is called projectile motion। और ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक बच्चों, समझ रहे। और देखो मैंने कहा कि प्रोजेक्ट करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो तरीके की बात होती है बच्चों, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक को बोलते हैं आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो समझिए कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइप का होता है। फिर अब प्रोजेक्टाइल की टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि देखो प्रोजेक्ट करने के डिफरेंट वे, लेकिन हम तो उन दो वे की बात करें जिसकी बात हमारे सिलेबस में होती है। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल की बात हमारे सिलेबस में होती है बच्चों। कौन कौन से दो टाइप है समझना। पहला होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की क्या कंडीशन है बच्चों, पहले समझ लो, मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है, इसमें आपने बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। आपने एक बॉडी को कैसे फेंकना है बच्चों, हॉरिजॉन्टली फेंकना है, मतलब कुछ एंगल नहीं बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, है ना, आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है। तो बोलते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। मतलब आपने कैसे फेंकना है बॉडी को, हॉरिजॉन्टली फेंकना है। फेंकते टाइम मोर और लेस कुछ स्पीड होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, मोर और लेस कुछ स्पीड होनी चाहिए,
और जो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब जहां से आप बॉडी को फेंक रहे हो, जैसे मेरे हाथ में यहां पर दिखा रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वो अबव द ग्राउंड होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव अबव होना चाहिए। क्यों? जैसे मैंने कहा सपोज मैं क्या करूं, एक बॉल को ऐसे अलोंग द ग्राउंड फेंक दूं, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, मतलब बॉल ऐसे बॉल को रोल करा दूं, किस पर? ग्राउंड पर रोल करा दूं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हो रही है बच्चों, मोशन फ्रीली अंडर ग्रेविटी नहीं हो रही है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए अबव द क्या होना चाहिए? ग्राउंड, कि बॉडी किस में मूव करे? फ्री स्पेस में मूव करे, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमने कहा कि क्रिकेट के गेम में, बहुत से और गेम में, जैसे एक बॉलर जब थ्रो करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब थ्रो करता है, जैसे पास से थ्रो करता है, तो कैसे थ्रो करता है, सॉरी, कोई अगर फील्ड में पास से थ्रो करता है तो सीधे फेंक देता है, ठीक है। दूर से थ्रो करता है तो किसी एंगल पर फेंकता है, तो आपने कैसे फेंकना है? सीधे फेंकना है। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं, क्या बोला मैंने, कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम सर्टेन हाइट, या फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द क्या? ग्राउंड, ग्राउंड से सर्टेन हाइट से फेंकना है आपने। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग पर आप खड़े हो गए, जैसे अपने टेरेस पे खड़े हो गए मान लो अपने घर के, और वहां से आपने एक स्टोन लिया और क्या कर दिया? सीधे फेंक दिया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो मैं इसमें लिख देता हूं बच्चों के क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है, मतलब आपने बॉडी को सीधे फेंकना है, फेंकते टाइम आपकी कुछ स्पीड आपने देनी है, और वो जो पॉइंट होना चाहिए ग्राउंड से अबव होना चाहिए। मैं डायग्राम भी बना दूंगा बच्चों। कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, in this type of projectile, in this type of projectile, in this type of projectile, a body is projected, in this type of projectile a body is projected, a body is projected horizontally, बाकी डायग्राम से भी समझ लेंगे बच्चों। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम सर्टेन हाइट फ्रॉम सर्टेन हाइट, फ्रॉम सर्टेन हाइट, चलो लिख देता हूं, अब हाइट का मतलब ही अबव द ग्राउंड होता है, फिर भी लिख देते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी कंडीशन है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। समझ रहे कि पॉइंट ऑफ पोजीशन अबव द क्या होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए। इसके लिए चलो छोटा सा एक डायग्राम बना देते हैं बच्चों। इसको एक डायग्राम में समझ लो आप कैसे बनाएंगे इसको। ऐसे मान लीजिए, यहीं पे बना दे रहा हूँ बच्चों, अगले शीट में नहीं बना रहा हूँ डायग्राम, यहीं पे बना देता हूँ क्योंकि आपने डेफिनेशन यहीं लिखी है, तो यहीं पे बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ग्राउंड मान सकते हो बच्चों, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ओ एक्स को क्या मान लो आप? ग्राउंड मान लो, ठीक है। और अब मान लीजिए जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे मान लीजिए ए हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। हम ए पॉइंट से बॉडी को क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट की जो हाइट है अबव द ग्राउंड कितनी है? h। हम एक बॉडी को h हाइट से क्या कर रहे हैं? ए पॉइंट से फेंक रहे हैं। ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो बॉडी फेंकने के बाद इस तरीके से मूव करेगी, ठीक बच्चों। ये हम क्या कर रहे हैं? ए पॉइंट पर हमने क्या डाला है? टेंजेंट डाला है। कहते हैं ना एट एनी पॉइंट वेलोसिटी इज गिवन बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो आपने ए पॉइंट पे टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट डालकर आप क्या दिखा रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी कैसे हॉरिजॉन्टली, आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से? यू स्पीड से। और प्रोजेक्ट करने के बाद आप देखते ना, जैसे आपने बहुत से चीजें देखी कि बॉल फेंकते हो, स्टोन फेंकते हो, तो ऐसे ही जाते हैं ना बच्चों। और इसके बाद ही बॉडी क्या कर रही है? अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है। ये इसका पाथ फॉलोड है, इस पाथ पे बॉडी जा रही है, और पाथ फॉलोड को ट्रिजेक्टरी भी कहते हैं बच्चों। द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज ट्रिजेक्टरी। तो ये ए मान लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, बी पॉइंट ऑन दी क्या है? ग्राउंड है। तो बॉडी अलोंग द पाथ ए बी क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, और इसको इसकी ट्रिजेक्टरी भी कहते हैं बच्चों। द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन।
ठीक है, तो देखो बच्चों तीनों बातें देखो जो मैंने लिखी हैं फुलफिल हो रही है कि बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, फेंकते टाइम कुछ मोर और लेस नॉन जीरो वेलोसिटी दे रहे हैं और किसी हाइट से क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बाकी देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत चीज की कैलकुलेशन करेंगे हम, है ना, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह। पहले मैं दोनों के टाइप बता दे रहा हूँ, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बहुत चीजें कैलकुलेट भी करनी है। चलो पहले आप पहली शीट को नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में होता है, इसे नोट करिएगा, नोट करना बच्चों। ठीक है, नोट कर लेगा बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके, है ना, या स्क्रीन शॉट लेके नोट किया करो बच्चों। चलो अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। तो पहला टाइप हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब दूसरा होता है बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, सेकंड टाइप होता है हमारा प्रोजेक्टाइल का ऑब्लिक। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है इसको भी समझिएगा। सेकंड टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए क्या कंडीशन है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में बच्चों आपने बॉडी को, जैसे हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो हम बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे थे। जैसे हमने कहा शॉर्ट थ्रो होते, जैसे मतलब पास में कोई थ्रो करने आपने तो आप सीधे फेंक देते हो। लेकिन आप देखते हो ना जब लॉन्ग थ्रो करने होते हैं, जैसे मान लो कहते हैं ना कि एक, अगर मान लो एक क्रिकेट की बात करते हैं, एक आपका फील्डर है और बाउंड्री पे बॉल को कैरी करते हैं और वहां से बॉल फेंकता है, तो किसी एंगल पर फेंकता है ना बच्चों, देखते हैं ना बॉल ऐसे ही जाती है। ठीक है, या कोई बैट्समैन हिट करता है तो बॉल ऐसे सिक्स के लिए जाती है ऐसे करके। तो क्या होता है, तो लॉन्ग थ्रो, जब हम लॉन्ग थ्रो करते हैं तो हम सीधे नहीं फेंकते। ठीक है, क्या करते हैं, किसी एंगल पर फेंकते हैं, क्योंकि सीधे फेंकने में इतनी पावर नहीं लगती, इतनी हम एंगल पर फेंकने में लगा लेते हैं। तो कहते हैं कि तो वो प्रोजेक्टाइल कौन से कहलाते हैं, ऑब्लिक कहलाते हैं। जब आप लॉन्ग थ्रो करते हो किसी एंगल पर बॉडी को फेंकते हो, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं समझना। तो कहते हैं कि इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने बॉडी को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है ना, देखो जब बॉडी को हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाओगे तो वर्टिकल से भी एंगल बनेगा, लेकिन हमने एंगल को हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है। तो कहते हैं इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में आपने बॉडी को क्या करना है, किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकना है, और फेंकते टाइम आपने कुछ स्पीड तो देनी है बच्चों, बॉडी तभी मूव करेगी जब आप किसी स्पीड से फेंकोगे। तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकना है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, और फेंकते टाइम क्या देनी है, कुछ स्पीड देनी है। अच्छा, अब आएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां होना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड पर भी हो सकता है और अबव द ग्राउंड भी हो सकता है। अब आप सोचो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रोलिंग नहीं होनी चाहिए अलोंग द ग्राउंड। अब आप सोचो किसी एंगल पर जब फेंकोगे तो क्या बॉडी रोल करेगी, नहीं करेगी ना। हाँ, पहले केस में रोल कर सकती थी, अगर पहले केस में हम क्या करें, हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को ऐसे बॉल को अलोंग द ग्राउंड फेंक दे तो रोल कर जाएगी, और रोलिंग प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। तो ध्यान देना। तो अब क्या है कि हम किसी एंगल पर फेंक रहे हैं और मैं ग्राउंड से किसी एंगल पर फेंकूंगा तो बॉडी रोल तो नहीं करेगी। तो यहां पर आपका पॉइंट ऑफ पोजीशन ग्राउंड पर भी हो सकता है, या अबव दी क्या हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं पूरा प्रॉपर वे में, तो इसको लिख भी दूंगा, डायग्राम भी बना दूंगा दोनों केस के। दोनों केस मतलब ग्राउंड से और अबव द ग्राउंड दोनों केस डायग्राम बना लेंगे। तो बोलते हैं कि मैं एक बार बोल रहा हूं, सुनना बच्चों ध्यान से, फिर लिख दूंगा आगे से। क्या बोलते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल a body is projected by making some angle with the horizontal from the ground or from above the ground। फिर बोल दे रहा हूं एक बार, क्या बोला मैंने, in this type of projectile a body is projected by making some angle with the horizontal from the ground or from above the ground। ठीक है, चलो पहले मैं ये दोनों बातें लिख देता हूं और फिर दोनों बातें मतलब above the ground और from the ground और above the ground, और फिर दोनों का डायग्राम भी बना दूंगा, डायग्राम से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो उसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों। तो क्या बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल a body is projected
a body is projected by making some angle, a body is projected by making some angle, और एंगल मोर और लेस कुछ भी हो सकता है, by making some angle from the horizontal, by making some angle with the लिख दो बच्चों, with the लिख दो, फिर from angle by making some angle with the horizontal, by making some angle with the horizontal, comma from the ground, from the ground or from above the ground, or from above the ground, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ग्राउंड पर भी हो सकता है, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर भी हो सकता है बच्चों। मैं इन दोनों बात का डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को क्या कर सकते हो बच्चों, डिफाइन कर सकते हो। चलो अब मैं इन दोनों बातों का एक डायग्राम बना देता हूं, जैसे मैंने कहा फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम अबव द ग्राउंड, ठीक है। चलो इसके डायग्राम्स बना लेते हैं बच्चों। भाई ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन होती है, तो हम इसीलिए, और चैप्टर का नाम भी हमारा मोशन इन अ प्लेन है, तो हम एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, जिसे आप ग्राउंड भी मान सकते हो, और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड है। अब जैसे मैंने कहा पहले केस में बच्चों, ठीक है, आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है मान लीजिए ग्राउंड पर है, समझना बच्चों, तो हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस बात को समझना। ऐसा, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट पे क्या डाल दोगे, टेंजेंट डाल दोगे, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए इसकी ट्रेजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट बी पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, और कितने एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, थीटा। देख लो बच्चों, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था उस बात को यहाँ देखो कि फुलफिल हो रही नहीं हो रही है। तो देखिए ये ओ हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे एक टेंजेंट डाल रहे हैं। अभी मैंने कहा बच्चों एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय ड्राइंग ए टेंजेंट। तो हम ये दिखा रहे हैं कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, यू। और देखो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ये हमने बोला किस टाइप के प्रोजेक्टाइल में एक बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। एंगल मोर और लेस कुछ भी हो सकता है, ठीक बच्चों। और फिर प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी ऐसे पाथ पे क्या कर रही है ना, इस पाथ को फॉलो कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। और ये इसकी ट्रेजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है। पहले देखो बच्चों क्या होती, बॉडी ऊपर जाएगी, ठीक है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, फिर ग्रेविटी के अंडर बॉडी का जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। जैसे आप देखते हो जैसे क्रिकेट वगैरह में आजकल तो क्या होता है, जैसे आजकल होता है ना, जैसे ट्रेजेक्टरी एक जब बैट्समैन हिट करता है, सिक्स के लिए हिट करता है, तो दिखाते ना इतना मीटर का सिक्स किया, तो वो आजकल देखते हो आजकल टीवी में वो उसकी ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं। तो ऐसे दिखाते हैं ना बच्चों, बॉल की ट्रेजेक्टरी ऐसे पहले ऊपर जाती है, फिर बॉडी नीचे जाती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है बच्चों, मतलब जो जो बात मैंने लिखी। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ पोजीशन ग्राउंड पर है, आप यू स्पीड से फेंक रहे हो, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पे फेंक रहे हो, तो यहाँ बॉडी रोल नहीं करेगी ना बच्चों, तो आप ग्राउंड से फेंक सकते हो। और दूसरा मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अब ऑफ द ग्राउंड भी हो सकता है। चलो उसको भी समझ लेते हैं बच्चों। ऐसे मान लो अब इसका दूसरा केस भी समझ लो बच्चों। अब ऑफ द ग्राउंड का क्या मतलब है, अगेन मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है ना। कोई टावर जैसा बना लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो एक टावर है, कोई टावर मान लो, कोई बिल्डिंग मान लो, जो आपको ठीक लगता है। ऐसे मान लीजिए एक टावर है,
ये मेरा क्या है, ओ है, ओरिजिन है, और ये मान लीजिए क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है बच्चों ना, इसको वर्टिकल एक्सिस मान लीजिए along the tower, this is wax, ठीक है ना। तो ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ग्राउंड मान लीजिए, और ये वर्टिकल एक्सिस है along द टावर। और अब मान लीजिए, अब हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए है बच्चों, ए पॉइंट से बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं कि हमें फेंकते टाइम हॉरिजॉन्टल से क्या बनाना है, कुछ एंगल बनाना है बच्चों, ठीक है। तो इसी एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, बिकॉज आपका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल आपने शो करना है। अब हम बॉडी कैसे फेंकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बॉडी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ए पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल देता हूँ, ये टेंजेंट इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाएगा। और ये देखो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, थीटा। और ये इसकी क्या है, ये इसका पाथ फॉलोड है, ठीक बच्चों। पहले बॉडी टावर से ऊपर जाएगी, फिर टावर के पैरेलल एक पॉइंट पर आएगी, फिर ग्राउंड पर जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन है बच्चों, हमने एक बॉडी को कैसे फेंका है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है, और फेंकते टाइम क्या है, कुछ स्पीड दी है जो यू है, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही क्या है बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की कंडीशन है। तो हमने ये बोला है, देखो इन दो बातों में हमने बोला था ना कि पॉइंट ऑफ पोजीशन ग्राउंड पर भी हो सकता है और अबव द ग्राउंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ पोजीशन अबव द ग्राउंड है, यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द ग्राउंड है, ठीक है। तो ऑब्लिक के दो केस हैं, ज्यादातर केस हम जो डायरेक्शंस वगैरह करेंगे हम लोग इसको फॉलो करेंगे बच्चों, ग्राउंड टू ग्राउंड। बाकी ये सिचुएशन आपको न्यूमेरिकल से मिलेगी, इसके लिए आपने डायरेक्शंस वगैरह नहीं करने, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी हम चीजें मेजर करेंगे वो इसके लिए करेंगे, हमारे सिलेबस में इसके लिए। बाकी न्यूमेरिकल सिचुएशन है, न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं आपका बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को दोबारा से पढ़, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बहुत सी बातें समझनी है, वो करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब चलते हैं वापस किसमें, हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, ठीक है ना। इसमें वापस आते हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, जिन्हें आप छोटे छोटे डायरेक्शंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहली बात करते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। हम्म, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप समझ जाओगे। और देखो जो कैलकुलेशन आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए कर रहे हो बच्चों, वही सेम चीज किस में करोगे, ऑब्लिक के लिए करोगे। तो एक कंसेप्ट है बच्चों, एक कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। अगर वो कंसेप्ट आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अच्छे से समझ लोगे तो वही कंसेप्ट आपने ऑब्लिक में लगाना है। थोड़ी बहुत स्टेप्स में कैलकुलेशन में चेंज आएंगे, कंसेप्ट दोनों में सेम लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अब हमको चार पांच चीजें कैलकुलेट करेंगे बच्चों। पहले हम निकालेंगे नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है उसका नेचर क्या है, मतलब वो पाथ क्या पैराबोलिक है, क्या हाइपरबोलिक पाथ है, कि सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है, क्या पाथ है, उसको उसका नेचर पता करना है। फिर आपने बच्चों इसमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह निकालनी है। तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कुछ चार पांच छोटे छोटे डायरेक्शंस करने हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे, आप समझते जाओगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम बच्चों निकाल रहे हैं नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या मतलब है नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी का, बात करते हैं बच्चों, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम इसकी ट्रेजेक्टरी का नेचर पता करेंगे, ठीक है। और एक क्लास 11 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बच्चों, डायरेक्शन में पूछा जाता है,
और नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बहुत आते हैं बच्चों। ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन देंगे और कुछ डेटा आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो समझना बच्चों, तो नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, चलिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ट्रेजेक्टरी का मतलब मैंने अभी आपको पीछे ही बताया बच्चों। चलिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रेजेक्टरी के लिए। ट्रेजेक्टरी का नेचर कैसे पता करेंगे। ये मान लो बच्चों एक्स एक्सिस है, जिसे आप ग्राउंड भी कह सकते हो, ये ओरिजिन है, और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। हम किसी बॉडी को किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चों ए, जिस बॉडी से हम जिस पॉइंट से हम बॉडी को फेंक रहे हैं, और इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की ग्राउंड से हाइट कितनी है, एच हाइट पर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और यहां से हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट डालकर क्या दिखा रहे हैं, इनिशियल डायरेक्शन मोशन, और स्पीड कितनी है बच्चों, यू है ना, इनिशियल स्पीड है, और ये इसका पाथ फॉलोड है, ठीक है। आपने ए पॉइंट से बॉडी को फेंका और बी पॉइंट पर मान लो ये बॉडी वापस ग्राउंड पर आ गई, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, हमने बोला है कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है, तो मैंने अभी पीछे ही बोला बच्चों, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी अंडर ग्रेविटी गिरती है बच्चों, तो एक पाथ को फॉलो करती है, किसी पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल करती है, तो जो पाथ फॉलो हो रहा है ड्यूरिंग मोशन, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। तो क्या बोलते हैं, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इस मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब बॉडी है ना, जो मूव कर रही है, मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल बॉडी को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इस मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। तो मैं इस बात को पहले लिख दे रहा हूं, और एक दो कुछ और बातें बच्चों, उन बातों को भी आपने समझना है। तो मैं लिख देते हैं कि ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, तो बोलते हैं द पाथ फॉलोड बाय द पाथ फॉलोड by a projectile, the path followed by a projectile during its motion is called its trajectory। तो उस पाथ फॉलोड को उसकी ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक बच्चों। अच्छा, इसमें अब कुछ बच्चों को इसमें एक बात का डाउट हो सकता है बच्चों, कि जैसे हम ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ये इसको हम ए बी इसकी क्या बोल रहे हैं, ट्रेजेक्टरी कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो क्या एग्जैक्टली ऐसा पाथ फॉलो होता है, नहीं, एक चेंज होता है बच्चों। मैं दिखाता हूं आपको, समझना इस बात को। अगर एक्चुअल पाथ देखो, अगर हम एक्चुअल पाथ देखें, थोड़ा इधर को बना देता हूं, ऐसी रफली बता रहा हूं बच्चा, अगर एक्चुअल पाथ देखें, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, और मान ली ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ए, ठीक है ना। जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं, जैसे मैं एक बॉल को सपोज फेंकता हूं हॉरिजॉन्टली, हमने कैसे फेंकना है बच्चों, हॉरिजॉन्टली फेंकना है। तो जब हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो क्या फेंकने के जस्ट बाद डिप होने का बॉडी डिप होने लगती है, नहीं बच्चों, कुछ देर तक बॉडी ऐसे जाती है, जाएगी ना, सीधी जाएगी, सब देखते हो भैया, एक बॉडी एक सर्टन पॉइंट तक सीधी जाएगी, फिर आपका फिर वो डिप करेगी। नहीं होता, एक बॉल को आप फेंको, ऐसा नहीं कि फेंकते मैंने रिलीज किया और एकदम डिप कर गई, नहीं, एक पॉइंट तक बॉडी क्या होगी, सीधे जाएगी बच्चों, सीधे जाने के बाद डिप करेगी। जैसे मान लो ए से बी तक बॉडी सीधे गई, और फिर बी और सी के बीच में बॉडी डिप करी, ऐसे डिपिंग पॉइंट यहां से आया, तो फिर हम पाथ को ऐसा दिखा रहे बच्चों,
ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे? एक्चुअल पाथ तो ऐसा हुआ, तो ए से बी तक तो बॉडी सीधे जा रही है, ठीक है, तो एक्चुअल पाथ ये क्यों नहीं शो कर रहे? आप किसी भी बुक्स में चेक करना, पाथ ये दिखाते हैं बच्चों, तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो अब समझो बच्चा, उसके पीछे क्या रीजन है। देखो हमने बोला, जैसे मान लो बॉडी इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट से आपने बॉडी को फेंका, फिर बॉडी यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, मैं उसके इसमें वाली बॉल है बच्चों ना, मैं ग्रीन डॉट से क्या दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने किसी बॉल को फेंका है, बॉल ऐसे जा रही है, ये ग्रीन डॉट बॉल के पाथ को शो कर रहे हैं। अब हमने बोला कि प्रोजेक्टाइल है ना, फेंकने के बाद कंडीशन है कि मोशन अंडर क्या होना चाहिए? ग्रेविटी। मतलब प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी व्हिच इज प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस एंड देयर आफ्टर इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। तो वो पाथ जो अंडर ग्रेविटी होता है उस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये सोचो, क्या ग्रेविटी इस पॉइंट पे नहीं लग रही है बच्चों? ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे लग रही है, नहीं है? ग्रेविटी से मैं खड़ा हूं तो मुझ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मैं चलूं तो ग्रेविटी, जब तक मैं अर्थ के सरफेस या अर्थ के सरफेस के पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हूं, मुझ पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे लग रही है, ग्रेविटी इस पॉइंट पे भी एक्ट कर रही है जिसको नीचे को पुल कर रही है, तो ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे एक्ट कर रही है ना बच्चों, कर रही है। तो ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे लग रही है, तो हम स्टार्टिंग का पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहे? है नहीं, ए से लेकर बी तक के पॉइंट को, है ना, पाथ को इस डायग्राम में क्यों नहीं दिखा रहे? तो देखो बच्चों, ग्रेविटी एक्ट तो कर रही है, ए से लेकर बी तक हर पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन सोचिए क्या ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है? ग्रेविटी बॉडी को नीचे पुल कर रही है, लेकिन सोचिए ए से लेकर बी तक बॉडी क्या डिप कर रही है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ग्रेविटी के इफेक्ट को ओवरकम कौन कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। आप बॉडी को जब फेंक रहे हो तो क्या दे रहे हो बच्चों? काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। और जितनी तेज फेंकोगे, जितने तेज फेंकोगे थोड़ा उतना दूर तक स्ट्रेट पाथ रहेगा, और स्लो फेंकोगे तो कम स्ट्रेट पाथ शॉर्ट होगा, फिर डिप करने लगेगी बॉडी। तो हो क्या रहा है, ए से लेकर बी तक ग्रेविटी एक्ट तो कर रही है लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है, कि ग्रेविटी के इफेक्ट को कौन ओवरकम कर ले रहा है? बॉडी को काइनेटिक एनर्जी जो आप प्रोजेक्शन के टाइम पर दे रहे हो, ठीक है। तो ए से बी तक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है, और जब बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करने लग रही है, तो इसे बी पॉइंट के बाद अब क्या हो रहा है? देखो बच्चों, बी से लेकर सी तक अब ग्रेविटी का इफेक्ट दिख रहा है आपको ना, अब बॉडी डिप कर रही है, जब बॉडी ने डिप करना शुरू किया इसके अंदर अब ग्रेविटी का इफेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए, और हम क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जो अंडर ग्रेविटी होती है। तो अंडर ग्रेविटी मोशन कहां से कहां हो रही है बच्चों? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो रही है, तो इसीलिए हम, है ना, इस बात को शो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा पाथ हम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उतने पाथ को दिखाने, बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ए से बी तक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें वो पाथ चाहिए जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है। तो ग्रेविटी का इफेक्ट बी से सी हो रहा है, तो इसे कर पाथ को दिखा रहे हैं, तो इस कर पाथ को हम यहां दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई सबको, क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम वो पीछे का पाथ नहीं दिखाते, सीधे यहां से मोशन को दिखाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, चलिए पहली बात तो कि ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। तो एक प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग मोशन जो पाथ फॉलो करता है अंडर ग्रेविटी वाला, उसको हम उसकी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब हमने क्या लिखा है हेडिंग में बच्चों के? नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मींस अब मुझे क्या करना है, इस ट्रेजेक्ट्री का नेचर पता करना है। देखो ये मैं इधर ऐसे कर दे रहा हूँ, रफ वर्क है बच्चों हमारे ना, ये हमने रफ के लिए दिखाया है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखोगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी नेचर के बारे में कुछ बातें समझनी है बच्चों ना, तो इस बात को बच्चों ध्यान रखोगे ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, साइड में थोड़ा रफ वर्क के लिए मैंने स्पेस लिया है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका नेचर पता करना है बच्चों। अब नेचर का मतलब क्या है? ये कर्व पाथ आपको दिख रहा है ए से बी, तो मुझे पता करना है ये जो ए से बी कर्व पाथ दिख रहा है, अब ये कंप्लीट कर्व तो है नहीं, तो ये किसका पार्ट है बच्चों? ठीक है, जैसे अगर मैं क्या करूं, एक सर्किल बनाऊं, अगर मैं क्या करता हूं, एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, ठीक है ना, और एक सर्किल का एक छोटा सा पार्ट ले लूं बच्चों से, मान लो मैं ए बी एक पार्ट ले रहा हूं सर्किल का, ठीक है ना। तो दिस ए बी, इट मे बी अ पार्ट ऑफ सर्किल,
इस सर्किल का पार्ट भी हो सकता है। अब पूरा सर्किल तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इट मे बी अ पार्ट ऑफ सर्किल, इस सर्किल का पार्ट हो सकता है, ये एक सर्किल है, ठीक है ना। या एक शेप होता है बच्चों एलिप्स, एलिप्स होता है। एलिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं हमारे जितने भी प्लैनेट होते हैं इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इलिप्स लिया और मैं इलिप्स का एक छोटा सा पार्ट ले लूं बच्चों, एक कर्वेचर ले लूं इलिप्स का, तो इट मे बी अ पार्ट ऑफ एन एलिप्स, ये एलिप्स का पार्ट भी हो सकता है, कंप्लीट एलिप्स तो नहीं है। फिर एक और होता है बच्चों पैराबोला, इस शेप को पैराबोला, चार टाइप के पैराबोला होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन 100। खैर मैंने कोई एक शेप बना दिया, बाकी जो ये कहाँ पढ़ोगे बच्चों, जो 11 मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स में डिफरेंट शेप पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन एक टॉपिक आता है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी देखो बायो वाले भी शेप तो मैं बना रहा हूँ, तो बायो वाले भी समझ रहे हैं इन शेप को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पैराबोला, क्या बोलते हैं शेप को, पैराबोला। तो इट मे बी अ पार्ट ऑफ पैराबोला, ये जो ए बी पार्ट है, देखो ना, अगर मैं कोई एक पैराबोला का एक छोटा सा पोर्शन ले लूं बच्चों ना, एक कर्वेचर ले लूं, तो इट मे बी अ पार्ट ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का पार्ट भी हो सकता है बच्चों। फिर एक ऐसी होता है हाइपरबोला, ऐसे एक होता है हाइपरबोला, इसे बच्चों हाइपरबोला कहते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला। इट मे बी अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला, देखो बच्चों ये किसी हाइपरबोला का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने पता करना है कि ये पैराबोला है कि हाइपरबोला है ना। इट मे बी अ पार्ट ऑफ सर्किल, इट मे बी अ पार्ट ऑफ एलिप्स, इट मे बी अ पार्ट ऑफ पैराबोला, और इट मे बी अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का पार्ट भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो हमें पता करना है कि एग्जैक्टली ये किसका पार्ट है, कि पैराबोला का पार्ट है, क्या हाइपरबोला का पार्ट है, क्या एलिप्स का पार्ट है, ठीक बच्चों। चलो तो हमें इसकी नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करनी है। अब नेचर ट्रेजेक्टरी कैसे पता करते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो पहले आप इसे नोट डाउन करो बच्चों, इतना को नोट डाउन कर लो, ठीक बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब समझते हैं बच्चों कि ठीक है, तो हमने पता करना है कि जो ए बी, ठीक है, कर्व है, ये इसमें से किसका पार्ट है, सर्किल का पार्ट है, एलिप्स का पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है और हाइपरबोला का पार्ट है। हमारा नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब यही है बच्चों, है ना। हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या निकाल रहे हैं, नेचर ऑफ, अच्छा हमने एक चीज नहीं लिखा बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोग ने नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी कर रहे हैं ना हम लोग, ये एक सेकंड बच्चा, इसको बोल रहे हैं नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी ना, एक सेकंड ना बच्चों, इसको हम क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, हेडिंग में हमने लिख दिया था नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना था इसको ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इसे बोल रहे थे नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मुझे इस कर्व का बच्चों नेचर बताना है, पहचानना है इस कर्व में कि जो ए बी कर्व है वो सर्किल का पार्ट है, एलिप्स का पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है या हाइपरबोला का पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो आप किसी भी कर्व का नेचर कैसे पहचानते हैं, किसी भी कर्व का नेचर कैसे पहचानते हैं, तो किसी भी कर्व का नेचर पहचानने का एक तरीका होता है बच्चों, मैं इसको रफली बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी कर्व है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक कर्व है, समझना बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है और कोई मुझसे बोलता है इस कर्व का नेचर बता दीजिए, तो कंडीशन क्या है कि किसी भी कर्व का अगर आपने नेचर पहचानना है तो उस कर्व पर एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। किसी भी कर्व का अगर आपने नेचर पहचाना है तो उस कर्व पर एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, जैसे मैंने एक पी पॉइंट मान लिया। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट के क्या अज्यूम करने, कोऑर्डिनेट अज्यूम करने। कर्व किसी प्लेन में होता है, ठीक है, तो जिस प्लेन में ये कर्व है, हो सकता है कर्व एक्स वाई प्लेन में, हो सकता है वाई जेड प्लेन में, हो सकता है एक्स जेड प्लेन में, तो जिस प्लेन में ये कर्व है उस प्लेन के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कर्व एक्स वाई प्लेन में है,
तो मैं कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा बच्चों पी के, एक्स कॉमा वाई। अगर ये प्लेन किस में होता, सॉरी कर्व वाईजेड प्लेन में होता तो मैं क्या मानता वाई कॉमा जेड। अगर ये कर्व एक्जेक्ट प्लेन में होता तो मैं कोऑर्डिनेट क्या मानता बच्चों एक्स कॉमा जेड। तो मैंने माना ये कर्व किस में, जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में, तो मैंने उस कर्व पर एक पॉइंट माना और प्लेन को देखकर मैंने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए। अब क्या कंडीशन होती है, फिर आपने क्या करना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है बच्चों, फिर वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, और इस एक्स एंड वाई में एक मिक्स रिलेशन बना लेनी है। उसे इक्वेशन भी कह सकते हो, रिलेशन भी कह सकते हो। तो आपने एक्स कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है, एक्स एंड वाई में क्या करनी है, मिक्स इक्वेशन बनानी है। जब एक्स एंड वाई की आपको लास्ट में इक्वेशन मिल जाएगी तो आप इक्वेशन को देखकर पहचान सकते हो। कैसे पहचानते मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हमारी जब इक्वेशन आ जाएगी तो हम कर्व की इक्वेशन को देखकर पहचान सकते हैं कि ये इक्वेशन सर्किल की है, इलिप्स की है, पैराबोला की है, या फिर किसकी है, हाइपरबोला की है। तो उसके लिए हमें पहले कर्व की इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, क्या करिए पहले पॉइंट मानिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानिए, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बना ली, और रिलेशन को देख के कर्व का नेचर पहचान सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम भी यही करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे इस ए बी कर्व का नेचर बताना है। तो मैंने क्या बोला, इस कर्व पर हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे बच्चों। चलो मैं इस कर्व पर एक पॉइंट मान लेता हूं, मान लेता हूं इस कर्व पर एक पॉइंट है P। इस कर्व पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं P। फिर मैंने क्या बोला बच्चों, इस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट, कहीं भी ए और बी के बीच में कहीं भी पॉइंट मान सकते हो, आपकी चॉइस है, नीचे ऊपर कहीं भी मान लो। ठीक है, तो आप पहले एक पॉइंट अज्यूम करोगे, इसे बोलते हैं एनी पॉइंट इन द कर्व। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम करोगे। देखो हम किस प्लेन में मान रहे हैं मोशन को, एक्स वाई प्लेन में मान रहे हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा बच्चों, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स कॉमा वाई। अब मुझे एक्स कैलकुलेट करना है और वाई कैलकुलेट करना है। अच्छा एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। मींस क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए देखो हमने इस पार्टिकल को कहां से प्रोजेक्ट किया था बच्चों, ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था। ए क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है हमारा ना, ए हमारा पॉइंट ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन। हमने इस पार्टिकल को ए पॉइंट से क्या किया था, प्रोजेक्ट किया था। ठीक है ना, तो मोशन स्टार्ट कहां से हो रही बच्चे, ए पॉइंट से। तो हम मान लेते हैं ये जो पार्टिकल था टी इक्वल टू 0 पर कहां था बच्चों, ए पॉइंट पर था। एंड आफ्टर टाइम टी, टी इक्वल टू टी पर, मतलब टाइम इक्वल टू टी पर ये पार्टिकल कहां आ गया, पी पॉइंट पे आ गया। पहले आपने समझना कि एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो आपको एक्स एंड वाई कैलकुलेट करने बच्चों, एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो मोशन स्टार्ट कहां से हुई बच्चों, ए पॉइंट से टी इक्वल टू 0 पर। और मान लीजिए प्रोजेक्शन के टी टाइम के बाद, जब आपने उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसके टी टाइम के बाद ये बॉडी कहां पर आ गई बच्चों, पी पॉइंट पर आ गई आफ्टर टाइम टी। ठीक है ना, अब एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए से पी के बीच में कितना टाइम लगा बच्चों, टी टाइम लगा। इस टी टाइम में इस बॉडी ने, देखो बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है और वर्टिकली भी मूव कर रही है, आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है बच्चों। तो ए से पी के बीच में टी टाइम लगा। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहे हैं कि इस बॉडी ने हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली बच्चों, एक्स डिस्टेंस कवर कर ली, और वर्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, वाई डिस्टेंस कवर कर ली इन टाइम टी। हमारा रेफरेंस पॉइंट ए है, हम मोशन को ए से देख रहे हैं क्योंकि बॉडी को ए से प्रोजेक्ट किया गया है। तो ए से पी के बीच में टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बच्चों, एक्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड को आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी बिटवीन ए टू पी। ठीक है ना बच्चों, बॉडी इतनी आगे चली गई और वर्टिकली डाउनवर्ड कितना चली गई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस चली इसने, और इसने वर्टिकल कितने डिस्टेंस कवर की है, देखो ना बॉडी हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है, वर्टिकली नीचे जा रही है। तो ए से पी के बीच में टी टाइम में इस बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस क्या कवर किया बच्चों, वाई कवर किया। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ये दिखा रहे हैं कि बॉडी टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर कर रही है और वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर कर रही है। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, क्या आपने एक्स कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है, और एक्स एंड वाई में एक मिक्स रिलेशन बना के कर्व के लास्ट में नेचर पहचानना है। तो अब मुझे बच्चों एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक्स क्या है, जैसे हमने कहा एक्स क्या है बच्चों, यस प्रोजेक्टाइल ने टी टाइम में डिस्टेंस कवर की है एक्स। ठीक है, तो मुझे टी टाइम में डिस्टेंस कवर्ड एक्स निकालनी है। अब एक बात समझने बच्चे, कंसेप्ट है कि अब मुझे एक्स डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं डिस्टेंस एक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, इस बात को, बड़ा कंसेप्ट है,
पूरे प्रोजेक्टाइल में कंसेप्ट आपका यूज होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो जब भी कोई डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए इन जनरल हम दो या तीन फॉर्मूले यूज करते हैं। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम बहुत मतलब 7th 8th क्लास से पढ़ है ना सीख लेते हैं, मैथ्स वगैरह में लगाते हैं, फिर बाद में साइंस वगैरह में लगाते हैं। तो रिलेशन लगाते हैं ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला कब लगाते हैं बच्चों? जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आप किसी डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। अगर कोई डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल हो रही है तो हम बहुत बेसिक से एक फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड कांस्टेंट है। और अगर कोई डिस्टेंस वेरिएबल स्पीड से कवर हो रही है, जिसे एसिड मोशन भी कहते हैं, तो उसके लिए हम मोशन की इक्वेशन यूज करते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए या तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं, या फिर थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो जब भी कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हो बच्चों, तो हमेशा दो चीज चेक करिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल हो रही है कि डिस्टेंस वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि हमारी जो x डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल, ये डिस्टेंस कहां से कहां ट्रेवल हुई है? a से p के बीच में t टाइम में। तो जो x डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल हो रही है कि वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल हो रही है? देखो बच्चों, हमने इस बॉडी को है ना ए पॉइंट पे कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया? u स्पीड से। और कैसे प्रोजेक्ट किया? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो अब बात ये समझो बच्चों कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इसको समझने के हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट वेरिएबल है। जब मुझे कांस्टेंट वेरिएबल का पता लग जाएगा तो मैं डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा ये देखूंगा। अब ध्यान देना बच्चों, चलिए देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अच्छा पहले ये सोचिए कि स्पीड को वेरी कौन करता है? स्पीड को वेरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को वेरी करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है बच्चों? फोर्स रिक्वायर्ड होती है। आप फोर्स लगाकर स्पीड को बढ़ा सकते हो, फोर्स लगा के स्पीड को घटा सकते हो। अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक बाइक चला रहा हूँ, 2 व्हीलर चला रहा हूँ, और मुझे अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी है, तो क्या करते हैं? हमारी बाइक में एक्सीलरेटर होता है, हम एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं। जब एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं तो फोर्स कौन लगाता है बच्चों? इंजन लगाता है। हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन फोर्स लगाता है, और इंजन के फोर्स लगाने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो इंजन फोर्स लगा रहा है, हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कौन कर रहा है? इंजन हेल्प कर रहा है। अब मान लो आपको स्पीड अपनी डिक्रीज करनी है, स्पीड घटानी है, तो आप ब्रेक लगाते हो बच्चों, हम ब्रेक लगाते हैं। अब जब ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स कौन लगाता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगती है बच्चों, इसे रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? हमारी स्पीड को घटाती है। तो देखिए इंजन स्पीड को बढ़ाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, ब्रेक स्पीड को घटाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। और अगर हम क्या नहीं करें, एक्सीलरेटर भी प्रेस नहीं करें और ब्रेक भी प्रेस नहीं करें, तो क्या हमारी स्पीड बदलेगी? नहीं बदलेगी बच्चों। तो मतलब स्पीड के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है। और अगर मान लो फोर्स ही ना हो तो क्या स्पीड चेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो चेक ये करिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस x कवर हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है? तो देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, अर्थ लगा रही है। नहीं, इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फोर्स इस पे कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, इसे ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी आगे कैसे जा रही है? कोई ना कोई तो बॉडी को आगे ले जा रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, बॉडी को आगे फोर्स नहीं ले जा रही है। आप क्या कर रहे हो? बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आप जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो प्रोजेक्शन के टाइम पर? काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, जैसे मान लो ये पेन मेरे हाथ में, अगर इस पेन को मैं क्या नहीं करूं, प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, रिलीज कर दूं, तो नीचे गिरेगा। नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना बच्चों, देखो छोड़ने पर आगे नहीं जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि आगे जाए, है ना, तो आगे फेंकने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी दूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी इसको आगे ले जाएगी। और कितने आगे जाएगा डिपेंड करता है मैं फेंकते टाइम कितनी एनर्जी दे रहा हूं। तो बेसिकली इस बॉडी को आगे, इस प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? काइनेटिक एनर्जी। और नीचे कौन ले जा रहा है? तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको। अगर ग्रेविटी नहीं होती, हम फेंकते तो बॉडी सीधे जाती रहती है ना। तो ध्यान देना बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, और अगर फोर्स नहीं लग रही है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी
तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, कहां से कहां तक वेलोसिटी चेंज होगी, थ्रू आउट द मोशन। जैसे हमारी मोशन ए से बी तक हो रही है, तो याद रखना बच्चों ए से लेकर बी तक हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रहेगी आपकी, यू ही रहेगी। हमने कहा ना देखो इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, यू, और फोर्स लग नहीं रही है, तो इनिशियल टू फाइनल स्पीड आपकी यू रहेगी। मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, जिसको आपसे बोले इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी, यू होगी, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल स्पीड यू होगी, इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल स्पीड, मतलब ए से लेकर बी पॉइंट हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रहेगी आपकी, यू ही रहेगी बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बिकॉज फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, तो x मेरी क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है, कितनी स्पीड से ट्रेवल हो रही है, u स्पीड से ट्रेवल हो रही है, और a से p तक जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम। तो क्या लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे जो छोटी क्लास से हम पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड निकाल दूं, लिखेंगे है ना, बाकी मैंने कोऑर्डिनेट तो लिखे हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। चलो नेक्स्ट शीट में लिख देते हैं बच्चों, है ना इसको, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, लेकिन therefore horizontal distance covered, horizontal distance covered, horizontal distance covered, horizontal distance covered in time t is distance is equals to क्या, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। चलिए इसको वन इक्वेशन डाल के होल्ड कर दीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, पहले एक्स निकालना, वाई निकालना, और दोनों में एक मिक्स रिलेशन बनाना। चलिए अब आ जाते हैं वापस। चलिए तो आपने क्या निकाल दिया, एक्स कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई, और ये वाई क्या है, बेसिकली ए से पी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड है, कितने टाइम में, टी टाइम में। अच्छा अगेन फिर आपने चेक करना है बच्चों कि वर्टिकल मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है कि एसिडेड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से है या वेरिएबल स्पीड से है। तो देखो बच्चों, है ना, वर्टिकल मोशन अंडर क्या हो रही है, ग्रेविटी, है ना, अंडर क्या हो रही है, ग्रेविटी। ऐसे मैंने अभी आपको यहां समझाया था बच्चों कि बॉडी हम लोगों ने कैसे फेंकी है, यू स्पीड से फेंकी है। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, यू है, और इससे पहले देखो वर्टिकल स्पीड कितनी है, जीरो है, और उसके बाद वर्टिकल स्पीड क्या हो रही है, गेन हो रही है। जब ग्रेविटी का इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी वर्टिकल स्पीड गेन कर रही है। ठीक है, तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड देखो बी पॉइंट से पहले तक वर्टिकल स्पीड कितनी, जीरो है, उसके बाद बॉडी ने वर्टिकल स्पीड गेन करना क्या करी है, शुरू करी है। ठीक है, तो इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक पॉइंट तक जीरो है वर्टिकल वेलोसिटी, एक पॉइंट के बाद बॉडी वर्टिकल वेलोसिटी गेन करना शुरू कर रही है। तो मोशन क्या है, एक्सीलरेटेड है, और एक्सीलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर, क्योंकि स्पीड बढ़ती है। और हाँ जी, पॉजिटिव जी के बराबर है, क्योंकि देखो ना नीचे जाने पे स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड का बढ़ना पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाता है। तो नीचे जाने में जी को प्लस लेते, ऊपर जाने में जी को लेते माइनस, क्योंकि ऊपर जाने में स्पीड घटती है। ठीक है, तो देखो, तो वर्टिकल मोशन कैसी है, एक्सीलरेटेड है, अंडर ग्रेविटी है। ठीक है ना, और एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हमको टाइम टेकिंग पता है, तो ये डिस्टेंस भी टी टाइम में ट्रेवल हो रही है। तो अगर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है वर्टिकल मोशन, और आपको टाइम पता है और डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पिछले चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल भी किए बच्चों, बातें आप जानते हो। ठीक है तो इसके लिए लगा देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए बच्चों, डिस्टेंस कवर चाहिए, y है, क्या चाहिए, इनिशियल वर्टिकल स्पीड चाहिए। तो हमने क्या बोला बच्चों, अप टू पॉइंट बी, बी पॉइंट तक वर्टिकल स्पीड क्या थी, जीरो थी, उसके बाद बॉडी ने स्पीड गेन करना स्टार्ट की। तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड मतलब ए पॉइंट पर, मतलब उसमें बी है, इसमें पॉइंट ए है बच्चों, इस डायग्राम में ए पॉइंट पर वर्टिकल स्पीड क्या है, जीरो है, उसके बाद स्पीड गेन करना शुरू की है। तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड को क्या लेंगे बच्चों, जीरो लेंगे, मतलब डिस्टेंस कवर्ड वाई हो जाएगी, इनिशियल वर्टिकल स्पीड को क्या ले लेंगे हम, जीरो ले लेंगे, एक इसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर, और बाकी दोनों में टाइम टेकिंग तो कॉमन ही है, टी टाइम में एक्स ट्रेवल हुआ है, टी टाइम में वाई ट्रेवल हुआ है। तो अब मैं लगा रहा हूं सेकंड इक्वेशन मोशन फॉर वर्टिकल मोशन, नाउ यूजिंग s इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर
फॉर वर्टिकल मोशन, वैसे तो मैंने y का मतलब वर्टिकल हो गया, फिर भी लिख दे रहा हूँ फॉर वर्टिकल मोशन। अगर मैं ये नहीं भी लिखूंगा तो अंडरस्टूड है बच्चों, ठीक है। देखो यू वाई का मतलब इनिशियल वर्टिकल स्पीड, अगर मैं यू लिख दूंगा तो बहुत से बच्चे इस यू को ये वाला यू समझ लेंगे बच्चों, ये यू अलग है, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और यू वाई का मतलब इनिशियल वर्टिकल स्पीड है बच्चों। ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई स्टैंड फॉर वर्टिकल मोशन, बाकी मैंने लिखा भी है फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है। चलिए, तो वर्टिकल मोशन में डिस्टेंस कवर्ड आप देख ही रहे हो बच्चों कितनी है, वाई है, ए और पी के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी है हमारी, वाई है। इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है बच्चों, 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ ए वाई किसके बराबर है बच्चों, जी, और टाइम टेकन यहां पर भी कितना है, टी ही है, ठीक है बच्चों। तो y इज इक्व टू कितना हो गया आपका, हाफ जी टी स्क्वायर, समझ रहे। तो ये आपका क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। लेकिन x एंड y हम क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, हमें कर्व का नेचर पता करना है, और कर्व का नेचर पता करने के लिए हमने क्या बोला था, पहले x कैलकुलेट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में एक मिक्स रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो x एंड y मिक्स में नहीं है ना, तो आपने इन दोनों को मिक्स करके एक रिलेशन बनानी है, तब आप कर्व का नेचर पहचान पाओगे। तो देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या चीज कॉमन है बच्चों, टाइम कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन यू आ जाएगी, वो वैल्यू कहां पुट कर दे रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम टाइम निकालेंगे, देखो ना टाइम की वैल्यू x अपॉन यू आ जाएगी, इधर पुट कर देता हूं। तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा, हाफ जी, और t को क्या लिख दोगे, x अपॉन यू का स्क्वायर। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बच्चों, आगे से ब्रैकेट में लिख देता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो गई वैल्यू कहां से आ गई, तो मैं आगे से लिख दे रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, आपने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू लाकर इधर पुट की है बच्चों ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों थोड़ा सा, ठीक। तो यहां से हमने एक टी निकाल दिया, एक्स अपॉन इधर पुट कर दिया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ठीक है ना, कितना कि जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब देखो इसमें से हायर पावर किसकी है बच्चों, तो y की पावर 1 है, x एंड y में किसकी पावर हायर है, x की पावर हायर है। तो इन जनरल कंडीशन होती है कि हायर पावर को लेफ्ट में और लोअर पावर को राइट में लिखना चाहिए। तो मैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में और वाई को किस में लिख रहा हूँ, राइट में लिख देता हूँ बच्चों। तो ऐसा आ जाएगा, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है ना स्टैंडर्ड तरीके से लिखी जाती है, ऐसे भी छोड़ दोगे इससे गलत कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, बुक्स वगैरह में भी ऐसे मिलेगा, फिर आप लोग मैंने अलग लिखा है, बुक्स में अलग दिख रहा है आपको। तो क्या आ जाएगा देखो, तो मैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में इंडिविजुअली लिख दे रहा हूँ, 2y स्क्वायर उधर क्रॉस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू क्या, y। तो ये आ गई मेरी कर्व की क्या, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो हमने जो बोला था वही किया बच्चों, पहले पॉइंट माना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम किए, फिर एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट निकाला, और एक्स एंड वाई में एक मिक्स रिलेशन बना दी, ठीक है। अब हमको ये पहचानना है बच्चों कि इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट, जैसे मैंने देखो इतने कर्व बनाए, अब जो इक्वेशन मेरी आई, क्या वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या वो पैराबोला, क्या वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे पहचानेंगे, तब इस बात को समझना बच्चों। बहुत से बच्चे इस बात को डायरेक्ट याद कर लेते हैं, है ना, तो डायरेक्ट याद नहीं करने, कोई आपसे पूछे कि भाई अगर आप इस कर्व की इक्वेशन बोल रहे हो तो दूसरे की क्यों नहीं है, तो सब कुछ पता नहीं कि कैसे पहचानते हैं कर्व की इक्वेशन। चलिए पहले आप इस इक्वेशन में ये चेक करो बच्चों के क्या क्या कांस्टेंट है, क्या फैक्टर कांस्टेंट है, क्या फैक्टर वेरिएबल है। तो देखो बच्चों एक्स एंड वाई वेरिएबल है, कैसे, मैंने क्या बोला, ये पॉइंट आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो, मैंने पॉइंट इधर माना है, कोई बच्चा थोड़ा ऊपर मान लेगा, कोई बच्चा थोड़ा नीचे मान लेगा, तो क्या होगा बच्चों, देखो पोजीशन बदलेगी तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। तो एक्स एंड वाई तो क्या है, वेरिएबल है ना, एक्स एंड वाई वेरिएबल है। यू क्या है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड, और इनिशियल जिस स्पीड से आपने फेंका, और वैसे ही वर्टिकल स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो सॉरी वर्टिकल बोल गया, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग नहीं रही, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो यू कांस्टेंट है,
बाकी जी एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.80 लेते हैं तो कांस्टेंट है। तो देखो बच्चों इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल और एक क्या है, वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कोई भी कर्व की इक्वेशन में पहचानना है कितने कांस्टेंट है कितने वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कितने। तो यहाँ पर दो वेरिएबल बच्चों, एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल है। अब सुनो कैसे कैसे इक्वेशन को पहचानते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे कहते अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, है ना, अगर दो वेरिएबल हो और अगर दोनों की पावर 1 हो, जैसे यहां पर तो मेरी x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, अगर मान लो x की पावर 1 हो जाती बच्चों और y की पावर 1 होती तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर मान लो मैं इसमें से स्क्वायर हटा दूं बच्चों ना थोड़ी देर के लिए, है ना, आप लोग मत हटाइएगा, अगर मैं इसमें से क्या हटा दूं, स्क्वायर हटा दूं, तो x की पावर ही 1 और y की पावर 1 हो जाएगी। तो कहते हैं अगर लीन और ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं जहां पर डिग्री 1 हो जाए, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं और जितने वेरिएबल है सबकी डिग्री 1 हो जाए, जैसे दो वेरिएबल दोनों की डिग्री 1 हो जाए, तो लीनियर इक्वेशन 1 या 2 वेरिएबल या एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। किसकी इक्वेशन होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अगर किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल या दो वेरिएबल हो और दोनों की पावर 1 है, या सिंगल वेरिएबल उसकी पावर 1 है, दो वेरिएबल है उसकी दोनों की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन 1 इन 2 वेरिएबल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो अगर इक्वेशन ऐसे आती लास्ट में बच्चे, स्क्वायर नहीं आता तो मैं बोलता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन मेरी इक्वेशन कैसी है, मेरा तो स्क्वायर है, मैं वापस स्क्वायर लगा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर एक की पावर 1 एक की पावर 2 है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अगर दोनों की पावर 1 होती तो स्ट्रेट लाइन होती, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है आपको वो। चलिए अब आया कि भाई देखो अब यहाँ पर हमारे केस में क्या है कि देखो y की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ये बोल लो y की डिग्री कितनी है। अब y एक ही जगह पर है, मल्टीपल टर्म तो y के है नहीं, तो y की डिग्री 1 है और x की डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2 है, तो x की डिग्री 2 है। तो कहते हैं अगर कोई इक्वेशन हो, किसी कर्व की इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो और किसी एक वेरिएबल की डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और एक वेरिएबल की डिग्री 2 हो, अगर एक वेरिएबल की डिग्री 1 है एक वेरिएबल की डिग्री 2, चाहे वो देखो मेरे केस में x की डिग्री 2 है y की डिग्री 1 है, या उल्टा भी हो सकता है, y की डिग्री 2 और x की डिग्री 1 हो सकती है, मैं वेरिएबल का नाम नहीं ले रहा हूं। तो अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है किसी कर्व की इक्वेशन में और एक की डिग्री 1 एक की डिग्री 2 है, तो ऐसा कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, पैराबोला। पैराबोला अभी बनाया था मैंने, देखो ये, इसका मतलब हमारा जो कर्व है ना, ये ए बी जो कर्व है, ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला, ये पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, तो हमारे केस में देखो ये क्या हमारा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला, एक की डिग्री 1 एक की डिग्री 2, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। अच्छा अब समझो बच्चों, अगर मान लीजिए अब ये कोई बच्चा बोलेगा एलिप्स कब होगा, सर्किल कब होगा और हाइपरबोला कब होगा। पहले मैं लिख दे रहा हूं चलो कि मेरी इक्वेशन, फिर मैं सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में बताता हूं, पहले इसको समझ लो। तो लिखिए क्या लिखेंगे, अबव इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अब वह मैं सर्किल उसके भी बता देता हूं बच्चा, फिर आपको डाउट रह जाएगा, आप कहोगे मैंने पैराबोला तक बताया सर्किल इलिप्स नहीं बताया, तो पूरा बताऊंगा, पहले इसके बारे में लिख देते हैं, हमारा जो कंक्लूजन है उसको लिख देते हैं। लिखेंगे अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो है ना, जो हमारी इक्वेशन आई अब ये किसको रिप्रेजेंट करिए, पैराबोला को रिप्रेजेंट करिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कि हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस नेचर की है, पैराबोलिक, इसे पैराबोलिक बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, लेकिन हैंस वी कंक्लूड दैट, अब इस बात को कंक्लूजन में लिख देते हैं, लिखते हैं हैंस वी कंक्लूड दैट, हैंस वी कंक्लूड दैट, हैंस वी कंक्लूड दैट the trajectory, hence we conclude that the trajectory of a horizontal projectile, trajectory of a horizontal projectile is parabolic, is parabolic in nature। ठीक है, तो किस नेचर की है बच्चों, पैराबोलिक नेचर है हमारी ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, ठीक, तो मेरा पैराबोला है। अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा भाई हमने तो इतने नाम लिए, सर्किल नाम लिया, इलिप्स भी नाम लिया, हाइपरबोला भी नाम लिया, ये कैसे पहचानेंगे कि सर्किल, सर्किल क्यों नहीं हुआ, ये इलिप्स क्यों नहीं हुआ, ये हाइपरबोला क्यों नहीं हुआ। तो समझो बच्चों,
सर्किल, पैराबोला और हाइपर, सर्किल, इलिप्स और हाइपरबोला को कैसे पहचानते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लो। नहीं तो आप लोगों को मैंने उसके बारे में नहीं बताया, उसको भी समझ लो बच्चों थोड़ा सा। चलो इसमें बता देते हैं। तो सर्किल को कैसे पहचानते हैं, इलिप्स को कैसे पहचानते हैं और हाइपरबोला कैसे पहचानते हैं। तो सुनना बच्चों ध्यान से, अगर किसी कर्व की इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, वो एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, जेड एक्स होते हैं, जिस प्लेन में कर्व है उसके अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई वेरिएबल होंगे। तो अगर किसी इक्वेशन में दो कर्व की इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं और दोनों की डिग्री 2 है, मतलब एक्स की डिग्री भी 2 और वाई की डिग्री भी कितनी है, 2 है। अगर एक्स की डिग्री भी 2 और वाई की डिग्री भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे कर्व की इक्वेशन, ठीक है, दोनों की डिग्री 2 है, तो कर्व या तो क्या होगा, सर्किल होगा या एलिप्स होगा या हाइपरबोला। कैसे पहचानेंगे सर्किल, कैसे पहचानेंगे एलिप्स और कैसे पहचानेंगे हाइपरबोला। वैसे इसकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, लेकिन बता देता हूं, फिर आपको लगेगा मैंने बाकी कर्व की बात नहीं की। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखता हूं बच्चों, जैसे ऐसे लिखता हूं मैं, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इक्वेशन ऐसे मान लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब आपने आर एच एस में क्या करना है, 1 बनाना है। अगर आर एच एस में कुछ है तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो कहते हैं अगर किसी इक्वेशन में, ध्यान देना बच्चों, दो वेरिएबल है, जैसे है ना, एक्स भी वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, और दोनों की डिग्री कितनी है, 2। देखो एक्स की डिग्री भी 2 है और वाई की डिग्री भी 2 है, और इक्वल टू 1 है, और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो फिर आपने देखना है कि एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट सेम है कि डिफरेंट है। जैसे देखो, यह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए है, यहाँ वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने हैं, बी है। अगर है ना, किसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 2 और बीच में प्लस साइन है और इक्वल में 1 है, तो आपने चेक करना है कोफिशिएंट। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो अगर एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट डिफरेंट है तो किसकी इक्वेशन होगी बच्चों, ये इलिप्स की इक्वेशन। मैं भी एक दो एग्जाम्पल ही बता दूंगा बच्चों, ये इलिप्स की इक्वेशन। और अगर क्या हो जाए इसी में, अगर एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट बराबर हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैं भी एग्जाम्पल बता दूंगा। यहां पर भी आपने इक्वल टू 1 बनाने बच्चों, मतलब इधर आरएचएस में अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू से पूरी को डिवाइड करना है, तो आरएचएस में 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में क्या है बच्चों, ये भी इक्वेशन आपको ऊपर जैसी लग रही है, लेकिन एक चेंज दिख रहे हो ना बच्चों आप इस इक्वेशन में, क्या देखो, इस बार मैंने x और y के जो कोफिशिएंट है सेम लिए हैं बच्चों। अब कुछ a माने आप b मान सकते हो। तो देखो, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 2 है, बीच में प्लस साइन है, इक्वल में 1 है, तो आपने चेक करने के कोफिशिएंट। देखो अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है, जैसे मेरे दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये सर्किल की इक्वेशन है। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू भी इसको क्लियर कर दूंगा। सर्किल की इक्वेशन, कोफिशिएंट डिफरेंट तो एलिप्स, कोफिशिएंट सेम तो सर्किल। अब एक और कर लेते हैं हाइपरबोला। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मान लो, देखो मैं बार बार प्लस साइन लिख रहा हूं बच्चों, माइनस साइन भी तो हो सकता है एक्स एंड वाई के बीच में। अगर ऐसा हो गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाना है आपने, मतलब कन्वीनियंस के लिए इक्वल टू 1 रखना है आपने। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन और पहली इक्वेशन में देखो, बाकी सब सिमिलर है, बीच में माइनस साइन है। तो अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल में दोनों की डिग्री 2 है और इक्वल टू 1 है और कोफिशिएंट डिफरेंट है और बीच में माइनस साइन, तो किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। हाइपरबोला, मैं आपको पूरा नोट करवा दूंगा बच्चों, पहली शीट से नोट करा दूंगा, पहले इसको समझ लो। ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोले कि भाई एक इक्वेशन आपको दे दे, बोले पहचानो। जैसे मान लो इक्वेशन है, मान लीजिए ऐसा है, ऐसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ऐसा इक्वेशन है। बोले पहचानिए किसकी इक्वेशन है। तो क्या करिए, पहले आरएचएस में 1 बनाइए बच्चों। तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 5 प्लस 3y स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, आप चाहो तो 2 को 5 के नीचे ला सकते हो, या तो बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2/5 है, इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
3/5 है। तो देखो अब दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है ना बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो x² / 5/2 y² / 5/3 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। चलिए खैर ऐसे ही पहचान लीजिए। तो देखो डिफरेंट कोफिशिएंट है तो किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये एलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, एलिप्स। और इसी में अगर क्या होता माइनस साइन हो जाता है इन दोनों के बीच में तो किसकी इक्वेशन होती, हाइपरबोला हो जाता। चलिए एग्जांपल और समझ लो। तो एलिप्स हो गया। अच्छा अगर मान लो ऐसा हो गया, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, जैसे मैं बोलूँ कि सपोज 2x² + 2y² = 3, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो मैं एक RHS में 1 बनाऊंगा तो पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों। तो आ जाएगा 2x² / 3 + 2y² / 3 = 1। तो देखो बच्चों अब x² y² की कोएफिशिएंट क्या है, सेम है नहीं। तो अभी किसकी इक्वेशन है बच्चों, सर्किल की इक्वेशन है। अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट तो एलिप्स, सेम तो ये सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। और एलिप्स की, और माइनस साइन हो जाए, इसमें माइनस साइन हो जाए तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी फिर, हाइपरबोला। मैंने हाइपरबोला लिखा नहीं, माइनस साइन का फर्क है, ठीक है बच्चों। तो कर्व पहचान लोगे, ठीक है। तो कोई भी कर्व की इक्वेशन देखकर पहचान लोगे। खैर हमारे में तो 1 की पावर 1 1 की पावर 2 थी तो हमारा पैराबोला था, हमारे एलिप्स नहीं था, है ना। इसलिए बताया मैंने कि आपको डाउट ना रहे, फिर मैंने इतने नाम बोले थे, आपको लगता है कि मैंने नाम बोले बताया नहीं। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, कोई भी डाउट हुआ करे तो बताया करो, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। चलो यहाँ से नोट कर लो बच्चों पूरा, एक बार आप थोड़ा नोट कर चुके दोबारा से नोट कर लो, पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर आगे की बात करेंगे, इसको नोट करिएगा पहले बच्चों जल्दी से। ठीक है नोट कर लिया बच्चों, ये शीट तो आपने पहले भी नोट करी होगी, लेकिन कुछ और भी चीजें थी इसमें। ये भी हो गया बच्चों। अब इसको भी नोट कर लो। ठीक बच्चों, तो आपने इतना नोट कर लिया। तो ठीक है, और ऐसी कैलकुलेशन जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कैलकुलेशन आप किसके लिए कर रहे हो बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए कर रहे हो, ऐसी सेम कैलकुलेशन आपने किसके लिए करनी है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी करनी है बच्चों, ठीक है ना। ये नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल हम ऑब्लिक में भी निकालेंगे। ऑब्लिक में थोड़े से कुछ चेंजेस आएंगे बच्चों, है ना, एंगल एंगल वाले कुछ चेंजेस हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। हमेशा किसी भी कर्व का नेचर पहचाने का कंसेप्ट यही होता है बच्चों, पॉइंट मानिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बना लिए, और आप सब कर्व पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आज हमने हमें लगता है कि इतना है ना, पहले दिन के लिए इतना बहुत है। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बेसिक बातें समझिए। अभी हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पूरा नहीं हुआ बच्चों। देखो अभी हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक ही पॉइंट करा है, क्या करा है अभी हमने, क्या निकाला है बच्चों, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला है। देखो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में चल रहे हैं, ध्यान करना। और अभी हमने एक पॉइंट कैलकुलेट किया, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इसके बाद छोटी छोटी कैलकुलेशन है। अभी हमने इसमें कुछ चीजें और कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, जैसे हम एक चीज कैलकुलेट करने के, जब हम बॉडी को ए से, है ना, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ए से बी तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितने टाइम के लिए वो प्रोजेक्टाइल किस में रह रहा है, एयर में रह रहा है, या ए से लेकर बी तक का टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। देख तो हमें अभी आगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। आज नहीं कर रहे हैं कि हमने थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, इसलिए पहले आज बेसिक बातें समझ लिए। तो अभी हमने क्या क्या करना है बच्चों, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लिया। अब अगले उसमें हम अगले लेक्चर में क्या निकालेंगे, इसमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ए से बी तक का टाइम निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। और क्या निकालेंगे बच्चों, जैसे हम किसी भी पॉइंट पर, जैसे आप देखो ना ए पॉइंट पे स्पीड जान रहे हो कितनी है, यू है। आपको आप सोले से पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर स्पीड बता दीजिए कितनी होगी, पी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन भी दिखाएंगे तो वेलोसिटी बोल देंगे। तो हम इस ट्रेजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे, उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालेंगे एट एनी पॉइंट, क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है, ए से बी तक का टाइम। और क्या निकालेंगे, ओ से बी तक की डिस्टेंस कवर्ड। भाई ए से बी ओ तक की डिस्टेंस कवर्ड तो आपको पता है बच्चों, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर, एच के बराबर हो रही है। हमने ओ से बी अलोंग द ग्राउंड कितने डिस्टेंस ने क्या की, कवर की, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी हमने अभी 3 पॉइंट और करने हैं इसमें, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और क्या कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज।
तो ये 3 पॉइंट अभी हमने इस टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में और करने बच्चों, है ना। फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद यही सभी बातें हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेकिन ऑब्लिक में थोड़ी सी इनिशियल कंडीशन बदल जाएंगी। यहाँ बॉडी को हम हाइट से फेंक रहे हैं, वहाँ ग्राउंड से फेंकेंगे। यहाँ बॉडी को सीधे फेंक रहे हैं, वहाँ बॉडी को एंगल पे फेंकोगे, जो हमने स्टार्टिंग में आज टाइप की बात करी बच्चों, ठीक है। तो लेकिन आज हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। पहले इतनी बातें समझिए बच्चों कि बहुत सी बातें एक साथ पढ़ेंगे तो फिर कभी थोड़े थोड़े डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हल्के हल्के हम इसको 3 4 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्टाइल को बच्चों। बहुत बड़ा नहीं है प्रोजेक्टाइल में, थ्योरी बहुत नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल करने बहुत से, तो न्यूमेरिकल की वजह से थोड़ा सा मतलब लेक्चर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा मेथड बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल में भी टाइम लगता है, ठीक बच्चों। तो आज हमने इतना कर लिया बच्चों प्रोजेक्टाइल में कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है उसको देखिए अच्छे से। प्रोजेक्टाइल के टाइप, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, क्या डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक में, मैंने डायग्राम्स वगैरह बताया आपको। और फिर हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वापस आकर क्या किया, पहले एक पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, बाकी मैंने अभी आपसे कहा कि 3 पॉइंट इसमें अभी और कैलकुलेट करने, तो वो हम लोग बच्चों किसमें करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लेक्चर को बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, है ना, कि आप भी आराम से एक लेक्चर को देख पाओ, ठीक है। नॉर्मली क्लास इतनी होती है, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों 1 1.25 घंटे की होती है, तो हम भी इतना ही लेक्चर कोशिश करते हैं कि घंटे का लेक्चर रहे आपका। कभी कभी टॉपिक बड़ा हो जाने से कभी कभी थोड़ा सा लेक्चर, अब बीच में किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, ठीक बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया प्रोजेक्टाइल के बच्चों। अब लेक्चर 2 में बाकी आगे के टॉपिक करेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्टाइल की, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक दोनों की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर बाद में इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। और मैंने आपसे कहा था बच्चों ये डेरिवेशन वगैरह 11वीं क्लास में डेरिवेशन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। 11वीं के एग्जाम में डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए, अभी आगे भी डेरिवेशन करने हैं। और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए, जो भी जेईई और नीट वाले बच्चे हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट देखो आपने थ्योरी से ही सीखना है बच्चों, जो जेईई और नीट वाले बच्चे हैं। बाकी इस पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ईयर में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक बच्चों। चलो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट कर रहे हैं, लेक्चर 2 में आगे की बात करेंगे बच्चों। इस लेक्चर को पढ़िएगा, कोई डाउट हो गया होगा तो हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। और बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि आप जब किसी लेक्चर को हमारे देखते हो, आपको पसंद आए तो लाइक किया करो, है ना। और आप इन लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, मतलब आपके साथ वाले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या आपके कोई सीनियर कोई बच्चे हैं जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बच्चों इन वीडियो को शेयर करो, ठीक है। उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो, आप लोग भी लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अगर आपने किसी ने नहीं किया है तो। और हाँ बच्चों, मैं कह रहा था डाउट्स हुआ करें तो आप डाउट बताया करो, मैं हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ कि डाउट बताया करो। अगर आप जैसे बहुत से बच्चे डाउट्स होंगे, बहुत से डाउट होंगे, तो हम डाउट के भी क्या कर लिया करेंगे, लेक्चर कर लिया करेंगे। तो आप लोग डाउट बताया करो, आपको डाउट हुआ करें। अब 11वीं क्लास में थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा डाउट्स रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट, आज ही एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों जल्दी से।